नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। उसमें हमने एक एक टॉपिक कवर किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसके बारे में देखेंगे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उनके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का जो एक्सचेंज है, मतलब O2 एंड CO2 का एक्सचेंज है, वह ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सेपरेट्स एयर इन द एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड इन द कैपिलरी। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है वह क्या करता है, वो सेपरेट करता है दो चीज़ों को। एक तो एयर को सेपरेट करता है और ब्लड को सेपरेट करता है। तो एयर कहाँ प्रेजेंट रहती है? तो एयर प्रेजेंट रहती है इन द एल्वियोलाई और ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन द कैपिलरी। मतलब कैपिलरीज में जो ब्लड है और एल्वियोलाई में जो एयर है, उनको सेपरेट करने वाला जो मेम्ब्रेन है वह यह रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है। तो इतनी माइक्रो लेवल्स पे यहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सेपरेट एयर इन द एल्वियोलाई फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरी। तो ये दोनों सेपरेट करने का काम ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरफ से होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है वो दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है कैपिलरी मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है वो एल्वियोलस से ब्लड में होने वाला है। तो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलर मेम्ब्रेन मतलब एल्वियोलर से गैस एक्सचेंज होने वाला है कहाँ पे? ब्लड में। तो वहाँ पे दूसरा मेम्ब्रेन रहेगा कैपिलरी मेम्ब्रेन। कैपिलरीज के अंदर ब्लड रहता है। तो यहाँ पे इट इज़ फॉर्म्ड बाय एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हैज़ सरफेस एरिया ऑफ 70 स्क्वायर मीटर एंड थिकनेस ऑफ 0.5 माइक्रोन। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है उसका सरफेस रहता है, सरफेस एरिया ऑफ 70 स्क्वायर मीटर एंड थिकनेस ऑफ 0.5 माइक्रोन। ठीक है। तो अब हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की डायग्राम देखेंगे। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कैसा होता है आखिर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे है जो यहाँ एल्वियोलर एपिथेलियम, मतलब वहाँ पे है एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे है इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद ये कैपिलरी एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर में यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है। ये बाजू में कैपिलरीज है और ये बाजू में एल्वियोलाई है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना रहता है यहाँ पे? 70 स्क्वायर मीटर एंड उसकी थिकनेस रहती है 0.5 माइक्रोन। ये याद आपको रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब क्या कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका बेसिक फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज। उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज। लेकिन ये गैसेस एक्सचेंज के अलावा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस भी करता है। ठीक है। मतलब गैसेस एक्सचेंज के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत सारे मतलब अदर देन रेस्पिरेटरी बहुत सारे फंक्शंस कैरी करता है। तो उन फंक्शंस को अब हम एक एक करके देखेंगे। Beside the primary function of gaseous exchange, the respiratory tract is involved in several non-respiratory function of the body। जैसे मैंने अभी बताया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का बेसिक फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। इसके अलावा ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है
वो बहुत सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस करता है। किस लिए? बॉडी के लिए उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस करता है। पर्टिकुलरली द लंग फंक्शन एज द डिफेंस बैरियर एंड मेटाबॉलिक ऑर्गन विच सिंथेसाइज सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी पर्टिकुलरली लंग्स के बारे में बताया गया है कि ये जो लंग होते हैं हमारे, वो एज अ डिफेंस बैरियर, मतलब वो शरीर की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एज अ डिफेंस बैरियर मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में, या जो मैक्रोफेजेस होते हैं या इंटरल्यूकिन्स होते हैं उनमें डिफेंस जो मैकेनिज्म चलती है हमारी पूरे शरीर की, उसमें लंग्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही में जो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है उनमें भी लंग्स का रोल है, क्योंकि लंग के द्वारा कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाते हैं जो आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनमें काम आते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से उसको देखेंगे। पर्टिकुलरली द लंग फंक्शन एज द डिफेंस बैरियर एंड मेटाबॉलिक ऑर्गन विच सिंथेसाइज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्योंकि लंग की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को बनाया जाता है, इसलिए लंग्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक आर, तो एक एक करके अब हम उनके जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक के उसको अब देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑल्फैक्शन। ठीक है, ऑल्फैक्शन मतलब परसेप्शन ऑफ स्मेल, मतलब किसी भी वस्तु का या पदार्थ का सुगंध या दुर्गंध हमें महसूस होना। सुगंध या दुर्गंध हमें महसूस होना, इसे हम ऑल्फैक्शन या परसेप्शन ऑफ स्मेल कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नॉस्ट्रिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि ये जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं उसको एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। उसमें रहता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रकिया, ट्रकिया के बाद आएंगे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद आएगा लंग्स। तो ये सारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनसे वो फंक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमने फंक्शन देखा यहाँ पे ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब परसेप्शन ऑफ स्मेल। तो जो पहला फंक्शन है ऑल्फैक्शन, तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नॉस्ट्रिल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। जो नॉस्ट्रिल में हमारे नाक के अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, नाक में कहाँ पे होते हैं? वो म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। वह उनकी मदद से हम किसी भी चीज़ का स्मेल ले सकते हैं या किसी भी स्मेल के बारे में हमें ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मतलब बोलना, बोलने की एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी। ठीक है, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर लैरिंग्स फॉर्म द स्पीच ऑफ एपरेटस। मतलब लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वोकल कॉर्ड आर द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद इन द लैरिंग्स दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस वॉइस। ये हमने देखा था कि वोकल कॉर्ड एक फोल्ड रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, और वो जब वाइब्रेट होते हैं उस वक्त वॉइस प्रोड्यूस होता है। तो वोकलाइजेशन फंक्शन में लैरिंग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, उसे स्पीच एपरेटस भी कहा जाता है। हाउएवर लैरिंग्स अलोन प्ले a role in the process of vocalization, therefore it is called as sound box। तो ये वोकलाइजेशन फंक्शन होने की वजह से ही लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो हम अब इस डायग्राम में देखेंगे ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब हमने अभी देखा, क्या देखा हमने? ऑल्फैक्शन मतलब परसेप्शन ऑफ स्मेल। तो परसेप्शन ऑफ स्मेल में हम क्या देखेंगे? किसी भी पदार्थ की स्मेल हमें आती है तो यहाँ पे नाक के अंदर, ये इन द नोज़, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट रहता है? नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वहाँ से सिग्नल लेते हैं और उसके बाद हमें किसी भी स्मेल के बारे में
ज्ञान होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन की डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स के जस्ट नीचे लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वोकल कॉर्ड क्या रहते हैं? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड आर नथिंग बट द फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो कहाँ पे रहते हैं? लैरिंग्स के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं, और वो जब वाइब्रेट होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वोकल कॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमने ऑल्फैक्शन एंड वोकलाइजेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करना, तो उसे अब हम समझेंगे। डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट dust particle which enters the nostrils from the air are prevented from reaching the lungs by filtration action of the hair in the nasal mucous membrane। मतलब हमारे nasal mucous membrane के अंदर जो hairs होते हैं वह क्या करेंगे? जो डस्ट पार्टिकल एनवायरनमेंट से हमारे नाक के अंदर एंट्री ले रहे हैं, मतलब हमारे नोज के अंदर जो डस्ट पार्टिकल एंटर हो रहे हैं वह आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द लंग्स, उनको लंग्स की तरफ जाने से रोकने के लिए हमारे नाक के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं वो एज ए फिल्ट्रेशन, उनकी जो फिल्ट्रेशन एक्शन है उसकी वजह से वह डस्ट पार्टिकल लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। डस्ट पार्टिकल विच एंटर द नॉस्ट्रिल, मतलब जो डस्ट पार्टिकल नॉस्ट्रिल्स के अंदर एंटर हुए हैं आर प्रिवेंटेड फॉर रीचिंग द लंग्स बाय फिल्ट्रेशन एक्शन ऑफ हेयर इन द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब हमारे जो नाक के अंदर या नेजल म्यूकस के अंदर, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनकी मदद से जो डस्ट पार्टिकल वो ट्रैप किए जाते हैं और उनको लंग की तरफ नहीं भेजा जाता। स्मॉल पार्टिकल विच एस्केप द हेयर आर हेल्ड बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स हेयर से पास आउट हो जाएंगे, मतलब हेयर उनको फिल्टर नहीं कर सका, तो आगे वो चले जाएंगे और आगे जाके उन्हें ट्रैप कौन करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो म्यूकस उसको ट्रैप करते हैं। स्मॉल पार्टिकल विच एस्केप द हेयर आर हेल्ड, मतलब जो पार्टिकल्स हेयर के द्वारा फिल्टर नहीं किए जाते हैं उनको आगे म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रैप किया जाता है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं और ये म्यूकस है वह उस पार्टिकल्स को या उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। ठीक है, दोज डस्ट पार्टिकल्स विच आर एस्केप नेजल हेयर्स एंड नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन आर रिमूव्ड बाय द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ माइक्रोफैगेस इन द एल्वियोलाई। अगर डस्ट पार्टिकल ने नेजल हेयर को भी क्रॉस कर दिया या म्यूकस मेम्ब्रेन के जो सिक्रेशन है उनको भी क्रॉस कर दिया, तो उनको अब रिमूव करने का काम कौन करेगा? फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ माइक्रोफैजेस इन द, मतलब अल्वियोलाई में जो माइक्रोफैजेस प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोफैजेस की जो एक्शन होती है फैगोसाइटिक एक्शन, उनकी मदद से उनको बाहर रिमूव किया जाएगा। पार्टिकल्स विच एस्केप द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द नोज एंड एल्वियोलाई आर थ्रोन आउट बाय कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। अगर वो पार्टिकल ये इतने सारे प्रोटेक्टिव, मतलब नाक के हेयर से भी फिल्टर से बच गया, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन के म्यूकस से भी बच गया, उसके बाद एल्वियोलाई में भी पहुंच गया, तो उनको, और ये फैगोसाइटिक एक्शन से भी बच गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको बाहर फेंकने के लिए एक रिफ्लेक्स आता है जिसे हम कहते हैं कफ रिफ्लेक्स या स्नीजिंग रिफ्लेक्स के द्वारा उससे एकदम इमीडिएटली बाहर फेंकने का काम किया जाता है। पार्टिकल्स विच एस्केप द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द नोज एंड एल्वियोलाई आर थ्रोन आउट, मतलब उसको बाहर फेंक दिया जाता है, थ्रोन आउट बाय कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। मतलब एक जोर से खांसी आएगी हमें या छींक आएगी या कफ या स्नीजिंग रिफ्लेक्स के द्वारा उन्हें बाहर फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, उसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे सेल्यूलर इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में ये डायग्राम है। यहाँ पे जो जो सेल प्रेजेंट रहती है, जैसे मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का ही एक प्रकार है मैक्रोफैजेस। उसके बाद यहाँ पे एन के देख सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, मास सेल देख सकते हैं, इओसिनोफिल्स देख सकते हैं, बेसोफिल्स देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमें आगे देखना है, इसलिए इस डायग्राम को आप एक अच्छी तरह से देख के रखो। तो यहाँ पे हम
रुकेंगे। थैंक यू।